स्वागत दोस्तों, आगे बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी ने अमित शाह को पत्र लिखकर सीधा पूछा है सवाल कि दिल्ली पुलिस को हमला करने के लिए यानी छात्रों के ऊपर लाठी बरसाने के लिए किसने आदेश जारी किया है दोस्तों। इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पूरी तरीके से कराया जा सकता है इलाज। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और पत्र में राहुल गांधी ने अमित शाह को कैसे हड़काया है। इसी के साथ में दतिया के उपचुनाव को लेकर बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता मैदान में कूदे हैं दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मिली है चुनाव से मात्र 2 दिन पहले जोरदार तरीके की संजीवनी। बताएंगे कौन से नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में अफसरों को भी लेकर जमकर तबादले की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने और छात्रों की न्याय के बाद अब अगर सबसे बड़ी कार्रवाई किसी पर होनी चाहिए तो दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अब अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई कराने की पूरी तैयारी हो गई है दोस्तों। राहुल गांधी की ओर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जिम्मेदारी तय करने के लिए यानी छात्रों पर जो हमला किया गया और छात्रों को जो पीटा गया दोस्तों, इस मामले पर अब अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राहुल गांधी ने अमित शाह को ही पत्र लिखा है दोस्तों। राहुल गांधी ने अमित शाह को पत्र लिखते हुए कहा है कि मैं ये पत्र लिख रहा हूं ताकि अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी तय की जाए। जो बच्चों के ऊपर हमला हुआ यानी 20 जुलाई 2026 को जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ, उनके न्याय की मांग के लिए मैं पत्र लिख रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे जो छात्र हैं वो अपनी मांग को लेकर यानी शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे और आपकी पुलिस प्रशासन के द्वारा दुरुपयोग किया गया, लाठी डंडे का इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस के गोले फेंके गए। सैकड़ों लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो गए और खतरनाक पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और मीडिया रिपोर्ट सोशल मीडिया से सारी जानकारी सामने आई है, जहां पर कई सारे पत्रकार से लेकर छात्र इंजर्ड हुए हैं यानी उनके ऊपर हमला हुआ है, उनको घायल किया गया है। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि मैंने 19 साल के एक बच्चे साहिल लोखाब से मुलाकात की। उसने बताया कि कैसे सरकारी पैलेट गन के इस्तेमाल के कारण उसकी आंखें चली गई हैं, आंख की रोशनी चली गई है और इसके बाद अमित शाह को राहुल गांधी की तरफ से चेतावनी दी गई है दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि आप दिल्ली के देश के गृह मंत्री हैं और ऐसे में क्या आपके कहने पर ये लाठी डंडे बरसाए गए थे? इसका जवाब दो, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो ये बताओ कि किसके कहने पर ये लाठी डंडे चलाने का आदेश जारी किया गया था। और जो लोग प्लेन कपड़े में आए थे यानी जो सादा कपड़ा पहनकर आए थे पुलिस वालों के बीच में यानी पुलिस वाले के ही लोग थे और छुपे हुए थे और इन्होंने लाठी डंडे बरसाए, तो ये लोग कौन थे और किसने सादे कपड़े के अंदर पुलिस वाले को तैनात करने का आदेश दिया था? इसकी जानकारी भी अमित शाह से मांगी गई है दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना हमारे देश के अंदर लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रदर्शनकारियों को सुरक्षित रखा जाए, उनकी बातों को माना जाए। इस तरीके से बर्बर फोर्स लगाना यानी बल का दुरुपयोग करना और लोगों को प्रताड़ित करना, यह साफ तौर पर हमारे देश के युवा और देश के छात्रों और भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करवाएंगे और इसके बाद दोस्तों स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस मामले पर आपसे सवाल पूछा गया है, आप जवाब दीजिए। अगर अमित शाह का जवाब नहीं आता तो मामला सीधा कोर्ट पहुंचेगा दोस्तों। कोर्ट से अमित शाह को नोटिस दिलवाया जाएगा और अब अमित शाह की जवाबदेही तय करने का टाइम आ चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से एक बच्चे की आंख की रोशनी गई और जिस तरीके से छात्रों के ऊपर हमला किया गया, उस आंदोलन के लिए हमला किया गया, जो आंदोलन अब सफल हो चुका है कहीं ना कहीं दोस्तों, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है और अब टाइम आ चुका है अमित शाह को जवाब देने का। अगर अमित शाह का जवाब ना आए तो कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पर इनको बुलाना चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के दतिया का उपचुनाव काफी ज्यादा रोचक हो चुका है दोस्तों। दतिया को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आती है, जहां पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में कई सारे लोग बीजेपी के मैदान में कूद गए दोस्तों। दतिया के उपचुनाव में अंतिम चरण में बीजेपी से जुड़े व्यापारी परिवार के लोग बड़ी संख्या में जीतू पटवारी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का संकल्प लिया है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि कई दर्जन लोग भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और दतिया के उपचुनाव के अंदर नरोत्तम मिश्रा का बदला लेने के लिए बीजेपी के समर्थक तो तैयार ही बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी को अब बीजेपी के परिवारों का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है, तो इससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों को लेकर स्पष्टता सबके सामने आने वाली है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आगामी उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है दोस्तों। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के पालन में मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने चंबल ग्वालियर अंचल में तैनात 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटाकर नई जिम्मेदारी दे दी है दोस्तों। इनमें दतिया जिले के कई थाना के प्रभारी भी शामिल है। पुलिस मुख्यालय भोपाल से 26 जुलाई को जारी आदेश स्पष्ट किया गया है और ये बदलाव चुनाव आयोग के पत्र के आधार पर किया गया है दोस्तों। आयोग का मकसद मतदान प्रक्रिया को पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी और भय मुक्त बनाना है। आदेश के मुताबिक सभी 14 अधिकारियों के पदस्थापना अस्थायी है और ये आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। कुछ अफसरों को मुख्यालय भोपाल में अटैच किया गया है, जबकि अन्य को दतिया जिले के अलग अलग थाने में तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों पुलिस वालों को भी इधर से उधर किया जा रहा है, क्योंकि दतिया का उपचुनाव बीजेपी को जैसे तैसे जीतना है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों
समर्थकों ने भाजपा को हराने का संकल्प बना लिया है दोस्तों। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर चंडीगढ़ की राजनीति को लेकर रविवार को एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलता है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 29 से पार्षद मुनव्वर ने अपने सैकड़ों समर्थकों और वार्ड 29 की पूरी पार्टी कार्यकारिणी और कई प्रमुख सहयोगियों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एच.एस. लकी ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया दोस्तों। मुनव्वर वर्ष 2026 के नगर निगम चुनाव में वार्ड 29 से करीब 6187 वोट हासिल कर लगभग 3000 मतों के अंतर से विजय हुए हैं दोस्तों। उनके कांग्रेस में शामिल होने से शहर की राजनीति में अहम बदलाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को अपनी बड़ी राजनीतिक सफलता बताते हुए दावा किया है कि मुनव्वर के शामिल होने के बाद नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। पार्टी का कहना है कि सांसद के मतदान अधिकार को जोड़ने पर उसके पास कुल 10 वोट ही जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एच.एस. लकी ने कहा कि मुनव्वर और उनके समर्थकों के कांग्रेस में आने से पार्टी के जमीनी स्तर पर मजबूती और ज्यादा मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में कांग्रेस नगर निगम और शहर की राजनीति में और ज्यादा अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगी। ऐसे में दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने पंजाब में पेपर लीक की खबरों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि राज्य के अंदर कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया दोस्तों। मोहाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के पेड ट्रोल लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि पंजाब में पेपर लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों में झूठ फैलाना बंद करना चाहिए और सिसोदिया ने कहा कि मैं कांग्रेस और बीजेपी से कहना चाहता हूं कि झूठ फैलाना बंद करें। आपके झूठ की वजह से जनता ने आपकी ऐसी हालत कर दी है कि कोई आपको पूछना नहीं चाहता और दूसरे के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब में किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। उनके अनुसार विश्वविद्यालयों के अंदर कक्ष में कुछ छात्र नकल करने के उद्देश्य से ब्लूटूथ स्मार्ट पेन लेकर आए हुए थे। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्मार्ट पेन को जब्त कर लिया और संबंधित छात्रों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि इस घटना को पेपर लीक बताना पूरी तरीके से गलत और भ्रामक है। सिसोदिया ने विपक्ष पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से छात्रों और अभिभावकों में अनावश्यक तौर पर भ्रम पैदा हो जाते हैं और इस भ्रम को दूर करना जरूरी है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी का बयान आता है दोस्तों। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून लेकर आएंगे और परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाया जाएगा और इन्फोसिस को फाउंडर नीलेश कड़ी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इस तरीके की तैयारी हो गई है। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के एक दिन के बाद प्रधानमंत्री ने परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है दोस्तों। टीम में 6 मेंबर्स हैं। इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे और प्रधानमंत्री ने रविवार शाम 7 बजे करीब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज जारी कर इसकी जानकारी दी दोस्तों। पिछले 4 दिनों में ये इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री का तीसरा वीडियो मैसेज है दोस्तों। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी अब पूरी तरीके से इंस्टाग्राम के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, यानी जो भी वीडियो डाल रहे हैं इंस्टाग्राम के हिसाब से डाल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जिस तरीके से छात्रों ने आंदोलन को खड़ा कर दिया, ये आंदोलन केवल और केवल इंस्टाग्राम के भरोसे खड़ा हुआ था और बीजेपी वाले अब सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएंगे, नरेंद्र मोदी खुद पोस्ट करेंगे तो इसे छात्रों के बीच में मैसेज जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह नहीं है कि इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे हैं या कहीं और बना रहे हैं। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी को लेकर आम जनता के अंदर जोरदार तरीके का गुस्सा है और चाहे कितनी वीडियो पोस्ट करते हैं, आखिरकार सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी को लेकर लोग काफी गुस्से में है और ये गुस्सा छात्रों के आंदोलन के तौर पर प्रकट हुआ है और आने वाले दिनों के अंदर ये और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, चाहे नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर इतना चाहे वीडियो बनाकर डाल दे। हकीकत यह है कि आम जनता के गुस्से को कौन कंट्रोल करेगा और जब बीजेपी प्रशासन के काम करने के तरीके में ही फॉल्ट है तो फिर नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर आकर वीडियो बनाए या कहीं पर भी आकर वीडियो बनाकर डाले। हकीकत यह है कि आम जनता इन चीजों को हल्के में लेगी दोस्तों। अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए पद से बड़ा देश होता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह के द्वारा ये टिप्पणी की गई है दोस्तों। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पोस्ट से बड़ा देश होता है। ये बयान अमित शाह का इसलिए आया है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया शिक्षा मंत्री के पोस्ट से और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो अब धर्मेंद्र प्रधान के साथ में खड़े होकर दिखा रहे हैं बीजेपी के लोग और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं होता। देश को बचाने के लिए जो इस्तीफा उन्होंने दिया है इसकी हम तारीफ करना चाहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान का पहले अमित शाह ने इस्तीफा भी ले लिया, उसके बाद बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे धर्मेंद्र प्रधान को और कह रहे हैं कि बीजेपी के
का कार्यकर्ता देश सेवा में कुछ भी कर सकता है, यानी चने की झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। जबकि अमित शाह को यह बताना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अमित शाह कब इस्तीफा देंगे? अमित शाह के कारण ही धर्मेंद्र प्रधान को लेकर माहौल इतना ज्यादा गरमाया। जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी तो मामला एकदम शांत चल रहा था, लेकिन जब अमित शाह की पुलिस ने 20 तारीख को लाठी डंडे बरसवा दिए दोस्तों, उसके बाद से मामला और ज्यादा प्रचंड हो गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता, लेकिन अमित शाह के कारण, अमित शाह के फैसले और पुलिस वालों से लाठी डंडे बरसवाने के बाद माहौल इस तरीके का हो गया। तो ऐसे में अमित शाह को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने जानबूझकर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाने के लिए लाठी डंडे चलवाए थे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि केवल ढकोसलेबाजी कर रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान को जैसे तैसे शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर मुंबई के अंदर आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे सबने मिलकर एक बड़ी रैली का आह्वान किया था दोस्तों। इस रैली में भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क के अंदर तिरंगा विजय जलोश का ऐलान किया गया और यहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम था। चाहे अमित ठाकरे हो या फिर आदित्य ठाकरे हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर उनके भाई राज ठाकरे हो, सबने मिलकर, ठाकरे बंधुओं ने मिलकर ठाकरे परिवार के साथ खड़ा होने का फैसला लिया है। यानी ठाकरे परिवार के साथ आम जनता एकजुट दिखाई दे रही है, खासकर कार्यकर्ता वगैरह दिखाई दे रहे हैं एकजुट। और ऐसे में जो भारी संख्या में भीड़ आई थी दोस्तों, और इसके बाद अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों ने कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में एक अलग तो जगाई है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसे में देश के तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया और एक मैसेज दिल्ली में भेजने की कोशिश की गई है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी और दूसरा राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को मिलकर अपनी एक नई पार्टी का गठन करना चाहिए, यानी एक पार्टी बना ले, दोनों विलय करवा ले अपनी अपनी पार्टी का, उसके बाद मराठी मतदाता एकजुट होकर इस पार्टी को समर्थन करके कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को टाटा अलविदा बाय बाय बोल सकते हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहे सिद्धरमैया ने एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये की सिद्धरमैया ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। सिद्धरमैया 2028 में चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर सिद्धरमैया ने अपनी रणनीति का ऐलान कर दिया है। उनके बेटे चुनावी मैदान में कूदेंगे और सिद्धरमैया खुद यहाँ की राजनीति से यानी कर्नाटका की राजनीति से हट रहे हैं दोस्तों। और सिद्धरमैया को दिल्ली लेकर आया गया है, तब वो चुनावी राजनीति नहीं करेंगे। इस बात का ऐलान करते हुए उन्होंने अपने लंबे समय के चुनावी राजनीति के अनुभव को कार्यकर्ताओं के बीच में साझा भी किया है दोस्तों। ने कहा कि ये मेरे लिए काफी गौरवान्वित क्षण है जब मैं फैसला ले रहा हूँ कि मैं राजनीति में नहीं उतरूंगा, यानी चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक जबरदस्त तरीके का मामला है, क्योंकि कर्नाटका के अंदर सिद्धरमैया अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब चुनाव लड़वाएंगे, और चुनाव लड़वाएंगे तो सिद्धरमैया से बड़ा संगठन की ताकत किसी के पास नहीं है दोस्तों। और कहीं ना कहीं सिद्धरमैया ने आने वाले भविष्य को पूरी तरीके से सुरक्षित रख दिया है। डीके शिव कुमार नेतृत्व संभाल रहे हैं और सिद्धरमैया खुद ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार लगातार निरंतर काम करती रहे, बनी रहे। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की हकीकत सबके सामने आई है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये की लूट खसूट को लेकर लग रहे आरोप पर एक बार फिर से योगी सरकार घिर रही है दोस्तों। 13 जुलाई को उद्घाटन होता है, 26 जुलाई को सड़क धंस जाती है और ये 4200 करोड़ रुपए में लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेस वे की हकीकत सबके सामने है दोस्तों। बीजेपी सरकार में घटिया माल लगाकर सड़कें बनाई जाती है, पैसे की लूट खसोट की जाती है, नेता मंत्री की करोड़ों रुपए डकारने की स्थिति सबके सामने है दोस्तों। नतीजा जनता को तोहफे में ऐसी धसी हुई सड़कें मिल रही है। यही बीजेपी का करप्शन मॉडल है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और योगी का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार फिर से जोरदार तरीके से ढहता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इससे पहले दूसरा एक्सप्रेसवे यानी जो हाल फिलहाल में खुला है एक्सप्रेसवे, उसे लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर जंतर मंतर पर जो आंदोलन को लेकर नारे लिखे गए तो उस नारे को पूरी तरीके से मिटाया जा रहा है दोस्तों। जंतर मंतर की दीवारों पर पूरी तरीके से जनजी ने ऐसे ऐसे नारे लिख दिए थे दोस्तों जो बीजेपी के लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाए। अब इन सबको हटाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये सारे नारे लिखे गए थे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। खासकर मणिपुर को लेकर मोदी के उदासीनता को लेकर निशाना साधा गया था दोस्तों, और कहा गया था कि नरेंद्र मोदी आखिर यहाँ पर यानी मणिपुर के मामले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप्पी साधकर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। साथ साथ गंगा नदी पर चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। वाराणसी में गंगा नदी के बीच में इफ्तार पार्टी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी बात के लिए जमानत दी नहीं जा सकती जो जुर्म भी नहीं है। मुझे यकीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई जुर्म नहीं है। गंगा के ऊपर चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों उज्जवल भुइया की ओर से कहा गया कि वाराणसी के अंदर गंगा नदी के अंदर बीच में इफ्तार पार्टी करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने कहा कि गंगा नदी पर चिकन खाने पर कोई
कोई रोक वाला कानून तो नहीं है, और ऐसी मामले पर मैं जमानत कैसे दे सकता हूँ जो जुर्म ही नहीं है। यानी अगर कोई जुर्म करके आए तो उस पर जमानत देने के बारे में सोचा भी जाए, जब जुर्म ही नहीं किया गया तो फिर उस पर जमानत देने का क्या मतलब है। यानी चर्चा भी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि जमानत मिले ना मिले, वो तो व्यक्ति वैसे ही फ्री होना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों ये तगड़ा झटका लगा है बीजेपी सरकार को, जब कोर्ट ने कहा कि इफ्तार पार्टी या कुछ भी नॉनवेज अगर खाना है और अगर गंगा नदी में जाकर खा रहे हैं तो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि इसे कानूनी अपराध माना जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बार फिर से दोस्तों की जगह फ्रेंड्स बोला गया। दोस्तों इंस्टाग्राम पर फिर से नरेंद्र मोदी ने रील डाला, तो इस पर अजीत अंजुम ने कहा कि एक बार फिर से सुन लो फ्रेंड्स, मैंने तो सोचा था कि रील से काम चल जाएगा, एक रील से काम चल जाएगा, लेकिन हमारे प्रिय मंत्री रिजाइन ही ले लिया फ्रेंड्स। यानी तंज कसा जा रहा है। आगे कहते हैं कि अब मुझे रील लेकर आपकी खिदमत के बारे में आना पड़ेगा फ्रेंड्स, मेरे मन की बात सुन लो फ्रेंड्स। यानी नरेंद्र मोदी क्या बोलना चाह रहे हैं ये बातें सबके सामने है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कोशिश करते रहेंगे नरेंद्र मोदी लेकिन हर बार फेल होंगे, क्योंकि जो जनजी है, जो नई आबादी है, वो इन सब जो विश्वास नहीं करती। उसको पता है कि नरेंद्र मोदी को अचानक से क्यों इंस्टाग्राम याद आने लगा है। सबको पता है कि इंस्टाग्राम केवल इसलिए पसंद आ रहा है ताकि जैसे तैसे आंदोलन को रोका जाए और जैसे तैसे छात्रों के बीच में पैठ बनाई जाए, लेकिन छात्र सारी चीजें जानते हैं और अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इसीलिए बीजेपी वालों को अगर लग रहा होगा कि वो थोड़ा बहुत घुमा देंगे छात्रों को, तो ये बात एकदम झूठी साबित होने वाली है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर E20 जनता पार्टी एक नई पार्टी बनाई गई है दोस्तों। हमारी गाड़ी हमारा अधिकार नाम से कार्यक्रम किया गया है। यानी जंतर मंतर पर धीरे धीरे करके एक और आंदोलन उभरता हुआ नजर आने लगा है दोस्तों, और वो है हमारी गाड़ी हमारा अधिकार। यानी हमारी गाड़ी है, हम तय करेंगे कि हमारे गाड़ी पर किस तरीके का पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होगा। यानी E20 के मामले को लेकर जोर शोर से मुद्दा उठाया जा रहा है दोस्तों, और ये आंदोलन धीरे धीरे करके तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। E20 जनता पार्टी भी बना दी गई है, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। और गडकरी का इस्तीफा अब अगला नंबर गडकरी का लगने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि नितिन गडकरी को E20 के मामले पर या तो अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा या नितिन गडकरी को खुद इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो चुका है देश के अंदर, लोग अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे दोस्तों। नितिन गडकरी ने आज तक ये दिखाया नहीं कि कौन से टेस्ट में E20 पास हो गया है जो लाकर पूरे देश के ऊपर थोप दिया गया है दोस्तों। वैसे भी नितिन गडकरी का बेटा जो गन्ने और शुगर केन के साथ साथ एथेनॉल की फैक्ट्री चलाता है, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होगा दोस्तों। हालांकि इस पर नितिन गडकरी कहते हैं कि उनको उतना फायदा नहीं होता जितना मीडिया के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन फायदा तो होता है, इस बात से तो इन्होंने मना नहीं किया है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एथेनॉल मंत्री जल्दी से जल्दी अपना इस्तीफा दे, इनका टाइम आ चुका है, नितिन गडकरी के इस्तीफे से नीचे कहीं कोई समझौता नहीं होगा। और अगर आप भी मानते हैं कि अभी नितिन गडकरी उसके बाद आगे चलकर एक और इस्तीफा हरदीप पुरी का होना चाहिए और उसके आगे चलकर एक और इस्तीफा देश के रक्षा मंत्री का होना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर नंदन नीलेकाणी की अगुवाई में बनेगी हाई पावर फोर्स और परीक्षा सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है दोस्तों। अब देखते हैं ये जो नई टास्क फोर्स बनाई जा रही है ये किस तरीके का एक्शन लेती है और पेपर लीक को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, किस तरीके की नई प्रैक्टिस अपनाई जाती है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक वीडियो साझा किया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने लिखा कि सिवान के अंदर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर सीधी फायरिंग की गई और AK-47 जैसे खतरनाक हथियार छात्रों के ऊपर बीजेपी प्रशासन के द्वारा लहराया गया और 7 हत्या के आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए, तो अब इसी तरीके का मामला सामने आता है। तो ऐसे में दोस्तों छात्रों और पुलिस प्रशासन के बीच में चल रहे झड़प के बाद ये बड़ी अपडेट सामने आती है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों को न्याय नहीं दिलवा पा रही है और अनशन को लेकर और तमाम तरीके के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जोर शोर से हो रहा है दोस्तों, ऐसे में सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी। सम्राट चौधरी का विरोध भी कर रहे हैं और सम्राट चौधरी से कानून व्यवस्था थम नहीं रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार बीजेपी सरकार के हाथ से कंट्रोल से बाहर चली गई है और बिहार इनसे संभल नहीं रहा दोस्तों, आप लोग अपनी राय जुली बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बांकीपुर की जनता ने अगर परिवर्तन कर दिया तो स्पष्ट तौर पर प्रशांत किशोर एक मजबूत दावेदार के तौर पर बिहार में उभरने वाले हैं दोस्तों। लेकिन अब ये जो मामले सामने आए इस पर प्रशांत किशोर को भी खुलकर बोलना पड़ेगा। जो भी अपडेट से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव को राजधानी पटना के अंदर प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। उनके वकील ने रविवार को यह दावा किया। तेज प्रताप यादव ने उनके वकीलों ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के एक दिन पहले की गई दोस्तों। तेज प्रताप यादव के वकील आरोप लगाते हैं कि गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने से एक दिन पहले की गई। तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने 26 जुलाई को दर्ज की गई शिकायत, जबकि 25 जुलाई को शाम को करीब 4:30 बजे पटना के अंदर एक मॉल से गिरफ्तार किया गया तेज प्रताप यादव को। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पहले गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद FIR लिखी जाती है, तो इसे साफ तौर पर देश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने वाला मामला है दोस्तों। इतनी आलोचना की जाए उतनी कम है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर एथेनॉल जनता पार्टी
पार्टी काफी स्पीड से आगे बढ़ रही है दोस्तों। E20 जनता पार्टी बनी है, 20 के फॉलोवर के आसपास हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर भी इसे जोरदार तरीके का समर्थन मिल रहा है दोस्तों। तो ऐसे में नितिन गडकरी की मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग मॉल के अंदर और तमाम जगह पर ये डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन सा सामान कितना महंगा है, वो डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या बीजेपी के लोग इसी तरीके से कन्नी काटते रहेंगे, नितिन गडकरी को बचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नितिन गडकरी को बचा पाना, उनके मंत्री के पोस्ट से इस्तीफा रोकना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका कहते हैं कि सोनम सर ने युवाओं को जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूक करने के लिए अहम काम उठाया। और आशुतोष रांका ने कहा कि एनसीपी यानी जो पार्टी बनाई गई थी वो पूरी तरीके से एक लोगों के भावना से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इसी के साथ में चलते एक और बड़ी अपडेट जहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस्तीफा नहीं दिया, देश के युवाओं ने इस्तीफा चुना है। और पवन खेड़ा की ओर से अब अमित शाह की जवाबदेही तय करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आप इस बात का समर्थन करते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। इसके साथ में चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कानून के साथ साथ नीयत साफ हो तो परीक्षा बेहतर होगी। जो खुद को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का लोग बताते थे, उसे नई पीढ़ी के लोगों को हरा दिया, उसे नई पीढ़ी के लोगों ने, नए बच्चों ने आकर हरा दिया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर एक चौस मचा हुआ था दोस्तों। एक जोरदार तरीके का विरोध देखने को मिल रहा था, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर स्थिति एकदम सही हुई है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इससे पहले और भी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, तो ऐसे में अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत